अब आप लोग के पास जो समय बचा हुआ है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए वो बहुत ही कम समय बचा हुआ। यूं कह सकते हैं कि हम लोग उन समय को अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करने के लिए अभी से जितना मेहनत नहीं कर रहे थे उतना ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग से भी ज्यादा जो कंपटीटर हैं वो आप लोग के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग खुद से कंपीट करिए और ये भरोसा रखिए खुद पर कि आप लोग अपनी सरकारी सीट जरूर प्राप्त करेंगे। जो लोग प्राइवेट के लिए पढ़ रहे हैं उनसे भी मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग भी जरूर एक बार कोशिश करें कि आपको भी सरकारी सीट मिल जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग की फी प्रॉब्लम की वजह से आप लोग की जो प्लानिंग होती है प्राइवेट कॉलेज से करने की वह नहीं हो पाती है। तो आप लोग जरूर पढ़ाई करें और अपनी गवर्नमेंट सीट एक पक्की करें। तो आज का हमारा जो सेशन होगा वह आप लोग के जीके का होगा। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में, जिसमें आज हम लोग जीके के जो टॉप 25 क्वेश्चन उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस सेशन को। हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है आप लोग से यहाँ पर कि गुप्त शासकों, ठीक है, गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये आपको प्रश्न बताना है। यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका सही आंसर होगा वह बी सही होगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसने यह आपका क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पहला शासक था। ठीक है, क्या यह आपका था? यह पहला शासक था किसका भाई? गुप्त वंश का, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और यह उपाधि जो थी वो आपकी शक विजय के बाद इसने धारण की थी। किसके विजय के बाद? तो शक विजय के बाद इसने यह उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। दिया हुआ है देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की है? देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की है? चंद्रगुप्त प्रथम ने, बाणभट्ट ने, विशाख दत्त ने, या फिर आपका कालिदास ने। तो देखिए देवी चंद्रगुप्त की जो आपकी रचना है वह विशाख दत्त के द्वारा की गई है। विशाख दत्त जो उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो विशाख दत्त संस्कृत में 2 नाटक इनके हैं। ठीक है, क्या है? 2 नाटक हैं। पहला नाटक का नाम है आपका मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्या नाम भाई? मुद्रा राक्षस नाम है। ठीक है, यह पहला है। और दूसरा जो इनका है वह देवी चंद्रगुप्त है। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सकराज की हत्या और ध्रुव देवी से विवाह है उसका उल्लेख देवी चंद्रगुप्त में हमें देखने को मिलता है। तो ये आपके विशाख दत्त की 2 रचना है जो कि संस्कृत की है, और ये ध्यान रखिएगा ये दोनों ही संस्कृत की रचना है। ठीक है, हिंदी की नहीं बल्कि आपकी संस्कृत की आपकी रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 28। किस गुप्त शासकों ने हुड़ों को पराजित किया था? किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने, या फिर आपका स्कंदगुप्त ने? तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त ने यहाँ पर हुड़ों को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 29। दिया है गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आपका क्या है? आपका कला एवं साहित्य में प्रगति का कारण बना था, इसलिए इसे क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन जो साहित्य थे उनको पुनर्जागरण काल कहा है। ठीक है, क्या कहा है आपका? पुनर्जागरण काल भी यहाँ पर कहा गया है। किसको? जो गुप्त काल है। ठीक है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि पुनर्जागरण काल मैक्स मुलर ने किसको कहा है? तो वह आपका जो गुप्त काल है इससे इसने कहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। दिया हुआ है किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां हमें देखने को मिलती है? परमार की, पल्लव की, गुप्त की, या फिर आपकी चैदी की? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी कि गुप्त। गुप्त काल की जो मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम हमें गंगा और यमुना की आकृतियां देखने को मिलती हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 31। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? अभी हमने देखा था देवी चंद्रगुप्त के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुमार देवी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी भाई? तो यह थी आपकी चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का अगर हम काल देखें तो 319 से लेकर के 350 तक। ठीक है, 319 से लेकर के 350 तक इसका काल रहा था। इसने पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया था।
ठीक है, गुप्त जो वंश थे उसकी, गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी, अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे आपको चीज एक और बताना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कन्या कुमार देवी से यहां पर उसने विवाह किया था, और उस विवाह के उपलक्ष्य में गुप्तों का पहला सिक्का राज दंपति या फिर चंद्रगुप्त देवी सिक्का चलाया गया था। तो पहला जो सिक्का था गुप्त वंश का, वह कुमार देवी सिक्का था। ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 32, दिया है गुप्त काल किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है, यानी गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म या फिर यवनों का धर्म। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि सही आंसर होगा सी, यानी कि पौराणिक धर्म का यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर आते हैं 33, दिया है भारत में केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 5, 7, 9 या फिर आपका 8। तो इसमें से जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, पहले आपकी 7 थी, ठीक है, फिर उसके बाद फिर बढ़ के आपकी 8 हो गई, फिर 9 हुई, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर से आपकी 8 हो चुकी हैं। तो भारत में वर्तमान में अगर देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है आपकी 8 है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं होगा। ये 8 कब हुई है, तो आपको बता दें कि 26 जनवरी 2020 को भारत में क्या हुआ है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 34 दिया है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है सॉरी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, यानी कि जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जो कि सबसे बड़ा है, दमन और दीव, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो यहाँ पे सी सही होगा, दिल्ली जो है वह सबसे बड़ा संघ राज्य है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सीएम है वह कौन है, तो वह अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल वर्तमान में सीएम है। और अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में यह जो आपका दिल्ली का बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं, एनसीआर क्या होता है इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि एनसीआर क्या होता है, व्हाट इज एनसीआर। ठीक है, एनसीआर क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 35। देखिए प्रश्न नंबर 35 दिया है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली। 35 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सही आंसर होगा सी, यानी कि लक्षद्वीप यहाँ पर सही आंसर आप लोग का है। ठीक है, लक्षद्वीप यानी आपका यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि यह इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32 वर्ग किमी में यह पूरा फैला हुआ है। ठीक है, कितना, 32 वर्ग किमी में आपका यह फैला हुआ है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 36 पे। देखिए प्रश्न नंबर 36 कर रहा है आप लोगों से कि सिलवासा कहां की राजधानी है, सिलवासा जो है कहां की राजधानी है, दमन और दीव की, दादर नगर हवेली की, लक्षद्वीप की या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश की। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है सिलवासा के बारे में, तो बता दें कि सिलवासा जो है आपकी दादरा और नगर हवेली की आपकी राजधानी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 37 दिया है 37 की निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, गोवा, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली या फिर आपका चंडीगढ़। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि गोवा जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि आपका एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसे जाना जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 38 देखिए दिया है भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो 45, 46, 50 या फिर 54। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो संख्या है वह अगर ऑफिशियली हम देखें तो आपकी 46 यहाँ पे सही होगा, लेकिन अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी मिला दें जिनकी संख्या आपका जो कि आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी काउंट किया जाता है तो उनकी संख्या आपकी कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह 46 सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम हाल ही में देखें तो जो आपका सीयूटी यूजी हुआ है, सीयूटी यूजी आप लोग जानते होंगे सीयूटी यूजी का फॉर्म आया है 2023 का, तो उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि डीम्ड नहीं है, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ पर सीयूटी यूजी में आपका पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन होगा वह सीयूटी यूजी के द्वारा होगा, तो वह 46 यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 39 पे।
देखिए प्रश्न नंबर 39 कर रहा है आप लोग का कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है ये आपको बताना है। तो देखिए प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वह ओम होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ध्यान रखिएगा ओम, यानी हम इसको इंग्लिश में अगर हम लिखें तो OHM, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। और इसका संकेत अगर हम देखेंगे तो इसका संकेत जो होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 40। प्रश्न में 40 दिया हुआ है माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। कूलाम, गॉस, स्टेरेडियन, सेल्सियस, ग्रेड सेकेंड, सेंटीलीटर, गैलन, सीमेंट या फिर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ये जो साइंस स्टूडेंट होंगे ना उनके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जीके में जो अगर हम बात करते हैं जीके में लगभग सामान्य जो आपके विज्ञान होते हैं उससे 3 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है, साइंस से संबंधित, जो कि आपके जीके में इंक्लूड होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका डी होगा, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड ये सीजीएस प्रणाली के अंतर्गत आपकी आती हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। इस बुक में आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल जाएंगे जो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका कला वर्ग का सभी आपका, चाहे आप सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य अभिरुचि या फिर आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है, ये आपका फुल स्टडी गाइड बुक है जिसमें आप लोग 27 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, साथ ही आपको 6 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे आप लोग के इस बुक में मिल जाएंगे। आपको बार बार सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बुक में आप लोग को सब कुछ दिया गया है और साथ ही साथ आप लोग को टॉपिक वाइज यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक बार दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि किस प्रकार का बुक आप लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। प्रतिबल यानी स्ट्रेस का एसआई मात्रक क्या होगा। एसआई इकाई क्या है, जूल है, पास्कल है, वोल्ट है या फिर आपका वाट है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी, यानी कि आपका पास्कल आपका सही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 42। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या फिर विकसित उष्मा हीट को मापने के लिए किया जाता है। सीलोमीटर का, कोलोरीमीटर का, कैलोरीमीटर का या फिर क्लिनोमीटर का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैलोरीमीटर यहाँ पर सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43। समय की एसआई इकाई क्या है। घंटा, सेकेंड, मिनट या फिर आपका मिली सेकेंड। तो यहाँ पे एसआई जो आपकी इकाई है, मतलब समय की अगर हम बात करते हैं एसआई इकाई क्या होगा, तो वह आपका सेकेंड होता है, यानी कि सबसे मिनिमम जो है आपकी सेकेंड है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 44 दिया है। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसकी पता लगाने के लिए कि सर्किट में विद्युत है या फिर आपका नहीं है। एमीटर का, वोल्टमीटर का, रियोस्टेट का या फिर गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो होगा वह सर्किट होगा, सर्किट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर्किट है नहीं। जो हमारा सर्किट में विद्युत की उपस्थिति है इसका पता लगाने के लिए एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी हम इनमें किसका उपयोग करते हैं, एमीटर का भी प्रयोग करते हैं, वोल्टमीटर का भी वोल्टमीटर का भी प्रयोग करते हैं और आपका गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें से हम किसी एक को नहीं सही कर सकते हैं। यानी हमारा ए भी ऑप्शन सही है, बी भी ऑप्शन सही है और सी भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो इसमें से अगर पूछा होता कि किसका उपयोग नहीं करते हैं तब हमारा उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी सही होता, लेकिन यहाँ पूछा कि किसका उपयोग करते हैं तो इन तीनों का ही हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या फिर आपका मुख्यमंत्री। ध्यान से देखिएगा कि जो राज्यपाल होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे वर्तमान में हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वह कौन है भाई, तो आनंदीबेन पटेल है। तो वह किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 46। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। यानी भारत की पहली आपकी कह सकते हैं राज्यपाल कौन थी जो कि महिला थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि भारत की पहली राज्यपाल भी कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है। राज्यपाल, निर्वाचक आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष।
तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति अगर चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है। जैसे अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 14 ऐसे राज्य जहां पर के राज्यपालों को उन्होंने बदला, तो उसमें राष्ट्रपति की इच्छा थी, ठीक है, तभी उन्होंने वहां बदला गया था। कि जो हमारे वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा ही यह सारे कार्य किए गए हैं राज्यपालों के। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि जो आप लोग का यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रपति की सॉरी यहाँ पे राज्यपाल द्वारा जो ऑर्डिनेंस अनुमोदन होता है वह आपका राज्य की विधायकों के द्वारा होना चाहिए, राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 49 देखिए दिया, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका बी, यानी वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। राज्यपाल किसी की मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड को क्षमा करता है लेकिन राज्यपाल नहीं क्षमा कर सकता है। भारत के संविधान निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी अभियोग चलाने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को आज हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन प्रश्नों के आप लोग जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इससे ही आप लोग के प्रश्न बनने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।